जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्लास होने वाली है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान में भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11। उसी के अंतर्गत हमको देखना है नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि NRI क्या है, NRC क्या है, OCI क्या है। तो इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। इस तरीके से हमारा भाग 2 समाप्त हो जाएगा। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है कि जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ, उस समय जो लोग रहते थे भारत के अंदर उनको नागरिकता दे दी गई अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, तो पाकिस्तान से भारत आएंगे, जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं वो भारत आएंगे तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी अनुच्छेद 6 के तहत। इसमें एक रूल लागू था, परमिट रूल, 19 जुलाई 1948। इसमें एक लिमिट लगा दी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 से पहले आएंगे तो उनको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 7 में क्या कहता है। अनुच्छेद 7 में कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए हैं और वो दोबारा 19 जुलाई 1948 में लौटकर भारत आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। 8 में कहता है, आर्टिकल 8 में कहता है कि अगर आप भारत से विदेश में घूमने के लिए, पढ़ने के लिए या काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी, यानी कि बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 में कहता है कि अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। 10 में क्या कहता है, आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम ना करें। और 11 में कहा है कि जो नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी। संसद ने ये जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय को दी है। तो नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाता है, वो बनाता है संसद। संसद ने किसे जिम्मेदारी सौंपी है, तो गृह मंत्रालय को। तो गृह मंत्रालय जो नागरिकता संबंधी कानून है वो बनाता है। इसके बाद हमने देखा था कि नागरिकता जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय नागरिकता मिल गई, तो उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके लिए आया क्या, CA सिटीजनशिप एक्ट। ये आया जो क्या कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में ये अधिनियम आया। इस अधिनियम में 5 प्रकार से, कितने प्रकार से, 5 प्रकार से हमको नागरिकता मिल सकती है और 3 प्रकार से हमारी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 5 प्रकार से मिल सकती है और इसमें समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सिटीजनशिप एक्ट है, नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। इसमें 5 तरीके से नागरिकता दी जाएगी। कौन कौन से वो आधार है 5? एक तो हो गया जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। वंश के आधार पर जो नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है और पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। और हम बात करते हैं अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले जो क्लास हमने देखी है उसमें ये सभी डिटेल से देखा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 3 प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार है जिससे कि हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। पहली बात तो ये है कि अनुच्छेद 9 में कहा है कि आप अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि आप इच्छा से, आप अपने
स्वयं इच्छा के अनुसार अपनी जो नागरिकता है वो त्याग कर सकते हैं। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है कि वो जो भारत सरकार है या जो संसद है वो आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। कब? जब आप संविधान की आस्था करते हो, पागल हो जाओ, हमारे जो सरकार है उसको बिना बताए विदेश में लगातार 7 साल रह जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में लाया गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो नागरिकता अधिनियम है इसमें संशोधन किए गए। क्या किए गए? संशोधन किए गए। ये जो संशोधन कब कब किए गए? 1982 में, फिर 1991, फिर हम बात करते हैं कि 2003, 2005, 2015, 2019। जो 2019 वाला जो अधिनियम है, जो संशोधन है, इसी को हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो इसको हम अब देखने वाले हैं। तो पहले हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि एनआरसी क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, ओसीआर क्या होता है, ओसीआई, एनआरसी, ओसीआई, एनआरआई क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं एनआरआई। एनआरआई इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। इसमें हम पहले बात करते हैं कि सन कब? सन 2000 में, सन 2000 में एक समिति लाई गई। सन 2000 में एक समिति लाई गई। इस समिति का नाम है लक्ष्मी सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति लाई गई। ये जो समिति है ये क्या कहती है? तो सन 2000 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति लाई गई। ये जो समिति लाई गई थी कि जो लोग मूल भारतीय निवासी हैं वो भारत से विदेश में जा रहे हैं तो उनके जो जानकारी है वो इसके लिए एक समिति लाई गई। उस समिति को कहते हैं हम लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। ये आपको याद करना है कि लक्ष्मीमल सिंधवी समिति है वो कब लाई गई? सन 2000 में। अब हम बात करते हैं कि एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं? तो एनआरआई वो लोग होते हैं कि जो, जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम भारत से विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं या कुछ काम के लिए जा रहे हैं और 6 महीने से अधिक समय के लिए जा रहे हैं तो आप एनआरआई कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एनआरआई कहलाएंगे। सीधी सी बात है, हम भारत के नागरिक हैं, हम विदेश में 6 महीने से अधिक समय के लिए जा रहे हैं, चाहे पढ़ने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए जा रहे हैं तो हम एनआरआई कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, अप्रवासी भारतीय। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो इसमें क्या कहा, भारत के नागरिक, भारतीय नागरिक कहाँ के हैं? नागरिक तो हैं भारत के, लेकिन भारतीय नागरिक जो 6 माह से अधिक के लिए विदेश चले गए हैं उन्हें हम एनआरआई कहलाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वो भारत का तो नागरिक है, 6 महीने से अधिक समय के लिए जा रहा है और कहाँ जा रहा है? विदेश में जा रहा है, तो वो एनआरआई कहलाएगा। ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ओसीआई क्या है। ओसीआई, इसे ये जो व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय के लिए विदेश में गया है, इसने वहाँ की नागरिकता नहीं ली है, भारत का नागरिक है लेकिन 6 महीने से अधिक समय के लिए विदेश में गया है। अब हम बात करते हैं कि ओसीआई क्या कहलाता है। ओसीआई क्या है?
OCI क्या है? OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजन्स इंडियन। ओवरसीज सिटीजन्स इंडियन क्या है? तो इसमें कहा गया है, ये है कि ये जो OCI है इसको लक्ष्मीबाई सिंधिवी समिति बनी 2000 में, और इसको लाया लक्ष्मीबाई सिंधिवी समिति के सिफारिश पर 2005 में। तो इसको कब लाया गया OCI लाया गया सन 2005। सन 2005 में इसको लाया गया लक्ष्मीबाई सिंधिवी समिति के तहत। लक्ष्मीमल सिंधिवी समिति के तहत। लक्ष्मीमल सिंधिवी समिति के तहत। तो इस तरीके से इसको लाया गया। सन 2005 में लक्ष्मीबाई सिंधिवी समिति के तहत इसको लाया गया OCI को। OCI क्या है? OCI वो है, ये जो OCI है, OCI कार्ड धारक कौन होते हैं? जो भारत से विदेश में गए हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके लिए ये लाया गया। तो पहले लिखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए लाया गया। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनको लिए ये लाया गया। बड़े बड़े उद्योगपति के लिए लाया गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या कहा है कि जो लोग भारत के नागरिक थे वो विदेश में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए चले गए हैं, और वो करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली, विदेशी नागरिकता ले ली। तो इस तरीके से नागरिकता ग्रहण कर ली। तो अब ये क्या कहलाएगा? ये जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, भारत के नागरिक थे, विदेश में गए, वहाँ की उन्होंने नागरिकता ले ली। तो अब ये जो वो व्यक्ति है ये कहलाएगा क्या? OCI कार्ड धारक। तो ये जो व्यक्ति है ये कहलाएगा OCI कार्ड धारक कहलाता है। ये व्यक्ति OCI कार्ड धारक कहलाता है। तो इस तरीके से OCI हमको समझ में आ गया होगा कि कहलाता है कि OCI क्या है। अब ये जो OCI व्यक्ति है इसके लिए हमने कार्ड दे दिया OCI व्यक्ति के लिए। तो इसके क्या फ़ायदा है जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनको लिए? तो उनके लिए ये फ़ायदा होती है कि ये बिना जो पासपोर्ट वीज़ा होता है, बिना वीज़ा के अनलिमिटेड समय के लिए आ जा सकते हैं। इनकी कोई पुलिस की जांच नहीं होगी। जैसे कि हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो पहले अपने देश में चेकिंग होती है, फिर विदेश में चेकिंग होती है। जैसे ये जो व्यक्ति है विदेशी नागरिकता ले ली है तो ये विदेशी कहलाएगा। लेकिन ये जो विदेश में जब आएगा तो इसकी ना तो इसको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसको पुलिस की जांच की जाएगी। तो OCI कार्ड धारक के लाभ क्या हैं? तो इसको क्या क्या लाभ होते हैं? तो इसको लाभ होते हैं कि ये बिना वीज़ा के असीमित समय के लिए आ जा सकता है। असीमित समय के लिए आ जा सकता है। तो इस तरीके से एक होता है। इसकी कोई पुलिस जांच नहीं होगी। पुलिस जांच नहीं होगी। तो इस तरीके से इसके ये लाभ होते हैं। अब हम बात करते हैं NRI हो गया, OCI हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एक होता है NPR क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR क्या होता है? तो ये जो NPR है ये भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है।
भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है। भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है। भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है जिसमें ये बताता है कि हमारे जो भारत है उसके अंदर कितने नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों का इसमें डाटा संग्रहित होता है। उन सभी नागरिकों का डेटा संग्रहित होता है। किसमें? तो वो होता है एनपीआर में। इस तरीके से एनपीआर हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं सीएए क्या है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए को समझते हैं पहले। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो यानी कि इसको आपने लिख लिया होगा अधिक समय के लिए। अब हम देखते हैं सीएए क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, ये कब लाया गया? ये लाया गया सन 2019 को ये लाया गया। अब इसमें क्या कहा है? इसमें ये कहा है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं, एक बार फिर समझते हैं। जो सीएए है ना, इसमें कहा है कि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो अल्पसंख्यक लोग यहाँ के रहते हैं वो धार्मिक रूप से इनकी प्रताड़ित है। अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें एक कहा है कि अल्पसंख्यक लोग। तो पहले हम समझते हैं क्या सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें कहा है कि जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। अब ये जो भारत है, भारत के पड़ोसी देश जैसे कि ये इधर हो गया पाकिस्तान मान के चलो, इधर ये क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान से इधर सीमा लगती है अफगानिस्तान की, और इधर जो हमारे जो सीमा लगती है वो है इधर, ये है बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग की हम बात करते हैं, जैसे कि हिंदू को छोड़कर, जैसे कि अल्पसंख्यक की बात किया, जैसे कि सिख, जैन, बौद्ध, सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ईसाई हो गया, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, 1 2 3 4 5 और हिंदू, ये सभी ये जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, हिंदू, ये इधर कौन सा देश है? ये क्या है? मुस्लिम कंट्री है। ये भी मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे भी अधिकतम यानी कि मुस्लिम रहते हैं। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं, जैसे कि जो ये सभी अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जो यहाँ पे रहते हैं ना, ये अल्पसंख्यक कम मात्रा में रहते हैं, यानी कि कम संख्या में यहाँ पे रहती हैं। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कहा है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक हैं वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित, यानी कि धार्मिक रूप से धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक लोग, ये कब, जो हम बात करेंगे कि 31 दिसंबर 2014 से पहले
2014 से पहले अगर भारत में आ जाती हैं, पहले भारत में आए हैं, भारत में आए हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया क्या, CAA। अब एक है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद आता है तो उसे 5 साल तक यानी कि रहना पड़ेगा पहले। तो 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आते हैं तो क्या हो जाएगा, भारत आते हैं तो उन्हें पहले 5 साल तक भारत में रहना होगा। तो इस तरीके से ये हमको नागरिकता मिल जाएगी। तो हमने देखा CAA 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें कहा है कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पे कम संख्या में माइनॉरिटी में क्या रहते हैं, जो सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, हिंदू, इनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित करते हैं यहाँ के मुस्लिम संख्या यानी कि समुदाय। तो ये धार्मिक रूप से प्रताड़ित, ये अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और 31 दिसंबर 2014 के बाद आता है तो उसे भारत में 5 साल रहना होगा, उसके बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इस तरीके से CAA 2019 है। अब हम देखते हैं कि एक आता है NPR और NRC, एक आता है NRC को अब हम समझते हैं NRC क्या है। NRC तो पहले हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, फिर हम NRC समझते हैं। NRC क्या है, NRC का मुद्दा क्या है। NRC ये आपको समझ में आ गया होगा, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या आता है NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तो ये क्या है, भारत के लोगों का रजिस्टर है, भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो रजिस्टर है, इसे लाया गया सन 1951। देखते हैं थोड़ा सा कब लाया गया, सन 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया। ये जो NRC है 1951 की जनगणना के बाद बनाया गया। तो इस तरीके से ये जो NRC है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, 1951 की जनगणना के बाद बनाया गया। इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया। अब हम इसको समझते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान दो थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये 1971 की लड़ाई हुई। तो इस 1971 की लड़ाई में ये पूर्वी पाकिस्तान था, इसको भारत ने बांग्लादेश बनवा दिया। इसमें पाकिस्तान को अच्छे से धोया था 1971 की लड़ाई में, किसने, भारत ने। तो 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था इसको बांग्लादेश बना दिया गया। जब ये जो लड़ाई चल रही थी 1971 में, तो यहाँ के कुछ लोग थे इस तरीके से भारत में घुसने लगे। कब, 1971 में। तो 1971 में जब ये लोग घुस रहे थे तो उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इसकी बात हुई असम इधर
असम यहाँ पे है, इसमें क्या है असम, असम में घुसने लगे। तो असम में ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो असम के स्टूडेंट थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, असम विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। तो इसका विरोध किया, तो अब हम इसको समझते हैं कि जो जब 1971 में लड़ाई चल रही थी, जो अवैध रूप से भारत में घुस गए हैं, उसका विरोध किया किसने, असम के विद्यार्थियों ने। तो उसके लिए असम समझौता हुआ। कब हुआ, असम समझौता। तो एनआरसी क्या है हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि एनआरसी में ही, इसमें ही एक आया असम समझौता। असम समझौता, असम समझौता क्या है इसको हमने समझ लिया है। असम समझौता, ये जो असम समझौता है, इस पे साइन किया भारत सरकार और असम के विद्यार्थी, किसने, तो असम के विद्यार्थियों ने। ये इन्होंने एक संगठन बनाया। कब बनाया, तो 15 अगस्त 1985। 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और असम विद्यार्थी संगठन ने इस पर साइन किए, ने सिग्नेचर किए, साइन किए। तो इस पर साइन किया गया, किस पे, तो ये असम समझौता। असम समझौता क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं। असम समझौता में कहा गया था कि जो लोग, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा अंदर लिखते हैं। इसमें कहा था कि जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और कहा है कि जो व्यक्ति 24 मार्च 1947 के बाद आए हैं, उन्हें असम से बाहर निकालेंगे, उन्हें असम से बाहर करेंगे। तो ये कहा गया, किसमें करेंगे, ये कहा गया किसमें, एनआरसी यानी कि असम समझौते में। तो एनआरसी हमने समझ लिया क्या है कि जब 1947 में लड़ाई चल रही थी, तो कुछ बांग्लादेश के लोग अवैध रूप से भारत में घुस गए। तो एनआरसी क्या है कि भारत के लोगों का एक रजिस्टर है, ये 1951 में बनाया गया, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। अब जब ये भारत में घुस गए, तो असम के रहने वाले जो विद्यार्थी थे, उन्होंने एक संगठन बनाया और इसका विद्रोह किया कि जो लोग भारत में अवैध रूप से घुसे हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार और असम के जो विद्यार्थी संगठन, उन्होंने साइन किया 15 अगस्त 1985 को। और इसमें इस साइन में कहा था कि जो लोग 24 मार्च 1971 के से पहले भारत में आए हैं, उनको तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, यानी कि मिल जाएगी। लेकिन जो लोग 24 मार्च 1971 के बाद भारत में आते हैं, उनको असम से बाहर किया जाएगा। तो इस तरीके से एनआरसी हमने देख लिया। तो हमारा जो भाग 2 है, भाग 2 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे भाग 3। भाग 3 में हम मौलिक अधिकार। तो इस तरीके से हमारा भाग 2 समाप्त होता है। अब थोड़ा सा अपन वीज़ा और पासपोर्ट को समझते हैं कि वीज़ा क्या होता है। जैसे मान के चलो वीज़ा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट क्या होता है, तो पासपोर्ट क्या होता है और वीज़ा क्या होता है। अब मान के चलो कोई विदेश का व्यक्ति है, वो भारत में आएगा, तो उसको जैसे मान के चलो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, वो भारत में आना चाहता है, तो पाकिस्तान से तो लेगा वो पासपोर्ट, अपने देश को बताएगा कि मैं भारत जाना चाहता हूं, तो वहाँ की जो सरकार है उसको पासपोर्ट देगी। पासपोर्ट ये बताता है कि हमारा ये व्यक्ति है, विदेश में इतने दिन के लिए जा रहा है, इस काम से जा रहा है। और जब वो भारत में आएगा